हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने समांतर क्रम संयोजन देखा था सेल का। अब इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मिश्रित क्रम संयोजन। अब मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है, या फिर अगर हम इंग्लिश में बोले तो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। हम ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं और इसी को कॉम्बिनेशन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या होता है, तो सिंपली हमने सबसे पहले सेल को सीरीज में ज्वाइन किया था या फिर सीरीज में इनका संयोजन किया था, श्रेणी क्रम संयोजन किया था। फिर हमने इन्हीं सेल को पैरेलल करके संयोजित किया था। ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी क्रम को मतलब दोनों के मिक्सचर को अप्लाई कर रहा हूं, दोनों के मिश्रण को यहां पर मैं संयोजित करूंगा। कैसे, ये देखते हैं। मिश्रित क्रम संयोजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये वाला आप संयोजन अच्छे से देख लें। स्टार्ट करते हैं। तो मैं सेलों को क्या करूंगा, मिश्रित क्रम संयोजन में जोड़ता हूं। तो ये हो गया हमारा, सबसे पहले तो मैंने पैरेलल बनाया था, तो इस तरीके से यहां पर n नंबर ऑफ सेल हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और इस तरीके से आगे भी होंगे। और यहां पर भी कई सारी रो होंगी, तो मैं यहां पर बना देता हूं एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और इस तरीके से आगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक संयोजन बना लिया। यहाँ पर एक सेल होगा, सॉरी यहाँ पर एक प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस। सेलों से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आएगा। अब यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ई, यहाँ पर भी ई। इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आर, रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर, यहाँ पर भी आर, स्मॉल आर में लिखा हूँ यहाँ पे हर जगह पर, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि हर एक सेल का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, सेलों को मैंने नाम दिया है ई। मैं भी आपको इसका पूरा ब्रीफिंग बताता हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पर करेक्ट किया है। इसका नाम हो जाएगा आर। देख, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि आपने मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ा होगा, उसमें क्या होती है, रो और कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी रो होंगी, यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से कई सारी रो होंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि सिंपली जब भी आपने सेल को मिक्स्ड ग्रुपिंग में कनेक्ट किया है, तो वहां पर m नंबर ऑफ रोज है, m नंबर ऑफ रोज। ठीक है, कितनी रो है यहाँ पर, m नंबर ऑफ रोज है। मैं काउंट भी नहीं कर सकता, इतनी सारी। और हर एक रो में कितने नंबर ऑफ सेल है, n नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना कि यहाँ पर m नंबर ऑफ रोज है, कई सारे यहाँ पर श्रेणी बनी हुई है। ठीक है, और उसी में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो हर एक रो में n नंबर ऑफ सेल्स है। क्लियर है इतना? अगर इसकी ग्रुपिंग मैं बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन प्रदर्शित किया गया है, जिसमें प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या n तथा कुल कतारों की संख्या m है। ठीक है, रोज को हम क्या बोलते हैं, कतार बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कतारों की संख्या, कतारों की संख्या क्या है यहाँ पर, m है। और एक कतार में सेलों की संख्या, सेलों की संख्या क्या है, n। आया समझ में? अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, कितनी रो है यहाँ पर, n नंबर ऑफ रोज है, और हर एक इसमें कितने सेल है, n नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे ग्रुपिंग पे। मैं ये आप लिख लेना इसको, इसके बाद में रफ कर देता हूँ, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि मैं थ्योरी लिख पाऊंगा यहाँ पर, तो आप इसको लिख लेना। अब हम आते हैं अपने डेरिवेशन पर कि हम इसको किस तरीके से निकालने वाले। तो जैसा हमने श्रेणी क्रम संयोजन में निकाला था और जैसा हमने समांतर क्रम संयोजन में निकाला था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर डेरिवेशन होने वाला है। कैसे? सबसे पहले ईएमएफ ऑफ वन सेल। ठीक है, एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, ई होगा। ठीक है, ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन,
या फिर मैं बोल सकता हूँ ईएमएफ ऑफ वन रो, ईएमएफ ऑफ वन रो। एक रो का ईएमएफ क्या होगा, तो देखो एक कतार की अगर मैं बात करता हूँ तो ई ई ई इस तरीके से कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। मैं बोल सकता हूँ इसको एन ई, ठीक है। अब लास्ट में देखते हैं ईएमएफ ऑफ होल ग्रुपिंग, होल ग्रुपिंग कितना हो जाएगा। देखो ग्रुपिंग वजह से यहाँ पर एन ई है, यहाँ पर भी एन ई है, यहाँ पर भी एन ई है, जितने भी आएंगे उन सब के बीच के दो एंड्स के अगर हम ईएमएफ निकालेंगे, विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो क्या आएगा, वो एन ही आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ एन ई। जैसा हमने पैरेलल में देखा था, आपको याद होगा कि मैंने कुछ इस तरीके से सेल को ग्रुप किया था, ठीक है। यहाँ पर एक सेल का क्या था, ई था, तो यहाँ से और यहाँ इन दो एंड्स के बीच में, इन दो बिंदुओं के बीच में अगर मैं ईएमएफ निकालने जाऊंगा तो पूरे ग्रुपिंग का ईएमएफ क्या आएगा, ई ही आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर तो ई था, इसलिए हमें क्या मिला था, इन दो एंड्स के बीच में ई मिला था। यहाँ पर अब क्या आ रहा है, एन ई आ रहा है, तो दोनों एंड्स के बीच में हमें क्या मिलेगा, एन ई ही मिलेगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बताना, लेकिन ये सिंपल सा फैक्ट है कि अगर यहाँ पर एक रो में एक कतार की मैं बात करता हूँ, उसका विद्युत वाहक बल अगर यहाँ पर एन ई है, तो उसी तरीके से इन दो बिंदुओं के बीच में पूरे संयोजन का विद्युत वाहक बल कितना आएगा, एन ई आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक कतार का विद्युत वाहक बल और पूरे संयोजन का विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हमने ईएमएफ निकाल लिया, हमने विद्युत वाहक बल निकाल लिया। अब सेकंड हम क्या निकालते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ध्यान से देखना। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 1 में r डैश। अब यहाँ पर 1 में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल भी है, ये सीरीज है लेकिन ये क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर 1 में r डैश इज इक्वल। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक ग्रुपिंग का मतलब यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का अगर मैं हर जगह का देखूंगा तो ये में क्या आएगा, 1 में nr, एक रो का क्या आया, 1 में nr प्लस, क्यों nr आया, क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ सेल्स है, तो 1 में nr आया प्लस सेकेंड ग्रुपिंग का 1 में nr, थर्ड ग्रुपिंग का 1 में nr, फोर्थ ग्रुपिंग का 1 में nr, ऐसे ही जितनी रो है, कितनी रो है, m रो है, तो प्लस कहां तक जाएगा, ये m तक जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ऐसा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, कि 1 में r डैश इज इक्वल टू m में nr। हाँ या ना, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 में nr, 1 में nr, 1 में nr कहां तक, m तक, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, m में nr। और मैं क्या लिख सकता हूँ, r डैश को ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये भी ऊपर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा nr में n। ये हो गई हमारी r डैश की वैल्यू और ये हो गई हमारी e की वैल्यू, ठीक है। अभी बॉक्स नहीं बनाता हूं मैं। हाँ, तो हमारा क्या निकल गया, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर निकल गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के बाद हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्या करते थे, रेजिस्टेंस निकालते थे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, टोटल रेजिस्टेंस बराबर होता है r प्लस r डैश के। तो यहाँ पर हो गया r प्लस r डैश की वैल्यू क्या है, nr में n, एलसीएम ले लो m, ये हो गया mr प्लस nr। यहाँ पर किसकी वैल्यू होगी, टोटल रेजिस्टेंस की, क्या हो गया, mr प्लस nr में n। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं यही दो वैल्यू। हमें पता है वी नो दैट, क्या पता है हमें कि I इज इक्वल टू ईएमएफ कितना है, तो यहाँ पर ईएमएफ NE है, तो यहाँ पर हो गया NE। रेजिस्टेंस कितना है, तो हो गया NR प्लस NR अपॉन में M। ये M ऊपर जाएगा तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE अपॉन में MR प्लस NR, ये एम्पियर। ये हो गया हमारा एम्पियर, लिख लेना वहां पर, ये हो गई हमारी मिक्स्ड ग्रुपिंग
मिक्सिंग ऑफ सेल या फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम इसे बोलते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें अभी और पार्ट भी बचा हुआ है हमारा। ठीक है, तो देखना अच्छे से, ध्यान देना। विद्युत वाहक बल एक सेल का, विद्युत वाहक बल एक कतार का या फिर विद्युत वाहक बल एक संयोजन का, हमने लिख दिया यहाँ पर वैल्यूज। अब हम क्या निकाल रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/r से। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/nr1। हर एक ग्रुप, हर एक कतार का अगर मैं देखता हूं तो इस कतार का क्या आएगा 1/nr, दूसरी कतार का 1/nr, तीसरी का 1/nr, इसी तरीके से कितनी है m है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m/nr। r' की वैल्यू निकालनी है तो nr को मैं ऊपर भेजूंगा, m को नीचे भेजूंगा, तो nr/m हो गया। सिंपली टोटल रेजिस्टेंस के लिए ये जो बाहर रेजिस्टेंस था और इन सब का ग्रुप, तो r plus nr/m, ये आगे हमारी सेकंड इक्वेशन और उसको हमने पुट कर दिया। ठीक है, इसको आप इतना नोट कर लो। अब मैं यहाँ पे डायग्राम जो दिया हुआ है इसको रफ करता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास वैल्यू आई क्या है, I is equal to mne अपॉन में mr प्लस nr। हमेशा अब हम क्या निकालेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशन क्या होगी, देखो mr प्लस nr क्या है, एक ऐसी टर्म है जो अगर कम होगी, मतलब mr प्लस nr की वैल्यू जितनी कम होगी I की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। ठीक है, समझ रहे हो, नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर, mr प्लस nr की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी I की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, और mr प्लस nr की वैल्यू जितनी कम होगी I की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि अगर मैं इन दोनों की जगह पर कोई वैल्यू रखता हूँ, देखना I is equal to 1/2 रखा, 1 किसकी वैल्यू हो गई, ऊपर वाले की, और 2 वैल्यू हो गई इसकी। 2 क्या है, बड़ा है, इसलिए I की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, छोटी होगी। अब मैं रखता हूँ यहाँ पर 1/2 रखा था, दूसरी कंडीशन में रखता हूँ 1/1, 2 को मैंने कम कर दिया। I ये इसकी वैल्यू आपने नीचे वाले की वैल्यू कम की, इसलिए I की वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पर क्या थी, I की वैल्यू 1/2 थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगी, ये 1, यहाँ पर आधी थी, यहाँ पर क्या होगी, ये 1। इसी तरीके से नीचे वाली वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती है, सामने वाली वैल्यू उतनी ही ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, आप कुछ भी देख सकते हैं, एग्जांपल इसके कई सारे हैं, 1/2, 1/4, 1/6। तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, 1/2 सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो वैल्यू है वो सबसे छोटी है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि mr और nr के बीच में प्लस लगा हुआ है। मैं कैसे भी करके इसको माइनस में पहले तो चेंज करता हूँ। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, mr प्लस nr को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, रूट में mr माइनस रूट में nr इसका होल स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में आएगा प्लस रूट में mr nr। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सिर्फ ये टर्म में लिखूंगा, mr प्लस nr की जगह पर मैं ये लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बीच में प्लस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, क्योंकि माइनस अगर मैं करूंगा तो मेरी वैल्यू परफेक्ट आ जाएगी। अब देखो अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो इसकी वैल्यू छोटी रहेगी, इससे ये बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है, mr और nr का क्या है, होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर से रूट कैंसिल, प्लस b स्क्वायर तो प्लस nr स्क्वायर से रूट कैंसिल, और क्या बचेगा, -2ab, तो -2a क्या है, mr, b क्या है, nr। यहाँ पर क्या दे रखा है मैंने, प्लस का 2 mr nr। देखो माइनस का 2 mr nr प्लस का 2 mr nr कैंसिल हो गई, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, यहाँ पर ये बचा। तो इसलिए मैंने इस बार ये टर्म को ऐसा लिख दिया है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा मैथमेटिक्स अगर आता है तो अच्छे से ये समझ में आ ही जाएगा, और अगर नहीं आता है तो आप इसको लर्न कर सकते हो। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो मैं इसकी जगह पर क्या रख देता हूँ, ये टर्म रख देता हूँ, I is equal to, यहाँ पर लिख देना therefore, चूंकि I is equal to mne अपॉन में mr प्लस nr की जगह पर क्या लिख दूंगा, ये तो यहाँ पर हो गया mr माइनस nr इसका स्क्वायर
प्लस 2 mr nr, ठीक है, MNE। अब अगर मुझे I की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। सबसे छोटी वैल्यू का क्या मतलब है? सबसे छोटा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो इसलिए मैं mr माइनस nr को किसके बराबर रख दूंगा? 0 के। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I क्या करूंगा मैं? यहाँ पर रख दूंगा रूट mr माइनस nr इज इक्वल टू 0। माइनस का nr उधर जाएगा तो इज इक्वल टू nr, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, r की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो nr अपॉन में n, ठीक है। यहाँ से मैं इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी कैपिटल R की निकाली, स्मॉल r की निकालूंगा तो n कैपिटल R अपॉन में n। रेजिस्टेंस इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ पर बेसिकली क्या निकालना है? इंडक्शन ग्रुपिंग ऑफ सेल के बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। मैक्सिमम करंट हमें कैसे मिल सकता है? तो हमें तब मिल सकता है जब हम नीचे की जो mr प्लस nr है उसकी वैल्यू 0 के बराबर रख देंगे। तो हमने यहाँ पर रूट mr माइनस रूट nr की वैल्यू 0 के बराबर रख दी। और अब आप देख ही सकते हो यहाँ पर कि अगर मैं इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जिससे इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या चली जाएगी? मैक्सिमम। देखो अगर मैं इस पूरे को 0 के बराबर रख देता हूँ तो ये पूरा ही क्या हो जाता है? 0 हो जाता। लेकिन अगर मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा तो ये वाली टर्म हमारी बच जाएगी। तो इसी वजह से हमने क्या किया, वहां पर जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू थी उसको 0 के बराबर रख दिया, जिससे हमारा मैक्सिमम करंट हमें मिल गया। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले डेरिवेशन के साथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें डेरिवेशन करना है, तो उसमें देखते हैं। थैंक यू।